अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में अपने मल्टीप्लिकेशन लॉ स्टार्ट किया था और उस मल्टीप्लिकेशन लॉ में हमने इंडिपेंडेंट इवेंट को पढ़ा था। इंडिपेंडेंट इवेंट कौन सा था आपको पता चल चुका है, ऐसा इवेंट कि एक इवेंट का दूसरे इवेंट से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, हमने फिर कुछ कार्ड्स के क्वेश्चन किए इस इंडिपेंडेंट की एग्जांपल्स के लिए। तो इस इंडिपेंडेंट की समझने के लिए एक और एग्जांपल करते हैं। वो एग्जांपल बॉल की प्रोबेबिलिटी के साथ है। ठीक है, क्योंकि बॉल की प्रोबेबिलिटी अभी तक आई नहीं थी, तो इस तरह के क्वेश्चन में एडिशन लॉ में भी बॉल्स आ जाती हैं। इंशाल्लाह आगे चल के एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगा उसका, और मल्टीप्लिकेशन लॉ में भी बॉल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। तो ये क्वेश्चंस करते हैं बॉल्स की प्रोबेबिलिटी के साथ, और इंडिपेंडेंट इवेंट होगा हमारा। ठीक है जी, तो क्वेश्चन सबसे पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन ये है कि a bag contain 5 red and 3 green balls। कहता है एक बैग है जिसमें 5 रेड और 3 ग्रीन बॉल्स हैं। 2 balls are drawn at random, या 2 balls are selected at random, one after another, one after another। अगला लफ्ज कीमती लफ्ज है, one after another with replacement, one after another with replacement। Find the probability that, find the probability that, के प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। नंबर 1, बोथ बॉल्स आर ग्रीन, दोनों के दोनों ग्रीन बॉल्स हैं। क्वेश्चन ये है कि बोथ बॉल आर ग्रीन, दोनों के दोनों ग्रीन बॉल्स हैं। सेकंड, वन इज रेड अदर इज ग्रीन। अगला क्वेश्चन ये है कि 1 हो गया, 2 के 1 इज रेड एंड अदर इज ग्रीन। थर्ड में बोथ आर रेड बॉल, थर्ड में both are red balls, at least one is red ball। फोर्थ में at least one is red ball। और 5 में no one is red ball। नो वन इज रेड बॉल। और 6 में
At most both are red. At most both are red balls. ठीक है जी. तो हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले ये जो इंफॉर्मेशन है ना, ये वाला हिस्सा है, क्वेश्चन का हिस्सा, ये वाला यहां से लेके यहां तक. सबसे पहले हम इसका स्केच बनाएंगे, ठीक है, कि क्वेश्चन है क्या. उसके बाद इंशाल्लाह इसको सॉल्व करने की तरफ हम मूव करेंगे. तो सबसे पहले इसका स्केच बना लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी बॉल कितनी कितनी हैं. ठीक है, तो स्केच बड़ा आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है. तो आपने देखा कि कौन कौन से कलर की आपके पास बॉल्स हैं. तो आपके पास जो बॉल हैं वो आपके पास रेड बॉल है, तो यहाँ पे रेड लिख लें. और कौन सी बॉल है, ग्रीन बॉल है, यहाँ पे ग्रीन लिख लें. कोई और कलर की बॉल होती, व्हाइट बॉल होती तो आगे मैं व्हाइट लिख लेता. तो रेड लिख लिया, कलर्स लिख लें सबसे पहले, रेड ग्रीन, इनका टोटल लिखना है. फिर यहाँ पे इनका टोटल लिखना. सही हो गया. रेड बॉल्स कितनी है, 5. तो रेड बॉल्स कितनी है, 5. ग्रीन बॉल्स कितनी है, 3. ग्रीन बॉल्स कितनी है, 3. तो टोटल कितनी होगी, 8. ठीक. इसमें से सिलेक्ट कैसे, ऐसे मैंने आपको क्वेश्चन करवाया बिल्कुल कॉम्बिनेशन की तरह. ये स्केच बनवाया हुआ जब मैंने आपको कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करवाया था, जिसमें क्वेश्चन में ये था कि इन अ स्कूल देयर आर 10 स्टूडेंट्स, जिसमें बॉयज एंड गर्ल्स वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था और कॉम्बिनेशन का टेबुलेशन फॉर्म से मैंने क्वेश्चन करवाए थे. फिर कितनी बॉल्स ड्रॉ करनी है, उसने कहा 2 बॉल्स आर सिलेक्टेड, 2 बॉल सिलेक्ट करनी है. यानी कि सिलेक्शन कितनी करनी है हमने, 2 बॉल्स की. तो जितनी सिलेक्शन करनी है आपको पता है यहां पर आ जाती है सिलेक्शन. हमें 2 बॉल्स की सिलेक्शन करनी है, 2 बॉल्स की हमें सिलेक्शन करनी. ठीक है, चले जी. अब यहां पर क्या आता है आपको पता है, यहां पर हमारा क्वेश्चन आता है, जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है वो यहां पर आता जाता है. उसने कहा अच्छा अब ये मेन क्वेश्चन है, अब यहां पे जो इंफॉर्मेशन आएगी वो हर एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आएगी. जैसे एग्जामिनर हमें कहता जाएगा मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट यहां पे लिखता चला जाऊंगा. ठीक हो गया जी. अच्छा, फर्स्ट रिक्वायरमेंट कह रहा है बोथ बॉल्स आर ग्रीन. कहता है ये जो दोनों के दोनों बॉल्स ड्रॉ करनी है ये कहां से आनी चाहिए. कहते हैं दोनों बॉल्स ग्रीन होनी चाहिए, ये दोनों बॉल्स ग्रीन होनी चाहिए. हमने कहा ये जो दोनों बॉल्स ग्रीन होनी चाहिए, समझ तो लग गई. तो आपका बहुत दिल कर रहा होगा, आपका बहुत दिल करेगा यहां पर कि सर एग्जामिनर ने कहा कि दोनों बॉल्स ग्रीन हैं, तो ये दोनों के दोनों बॉल्स यहां से आ गई. तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि 3 ग्रीन बॉल में से 2 ग्रीन बॉल्स आ गई, यानी कि 3C2 मल्टीप्लाई बाय 5 में से कोई भी नहीं बॉल आ रही, तो ये हो गया 5C0. ये बन गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम. और टोटल आउटकम बनाने के लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, तो टोटल आउटकम ये है कि टोटल 8 बॉल्स हैं, उसमें से 2 बॉल सिलेक्ट करनी है, तो 8C2. तो बहुत दिल करेगा कि आप इस तरह इसको लिख लें, लेकिन हरगिज इस तरह मत लिखिएगा, ये गलत फॉर्मूला है इस क्वेश्चन के लिए. यहां पर ये फॉर्मूला लगना ही नहीं है. क्यों नहीं लगना, द रीजन इज दिस वर्ड विद रिप्लेसमेंट. विद रिप्लेसमेंट ने बता दिया कि इवेंट तो इंडिपेंडेंट है. विद रिप्लेसमेंट ने बताया इवेंट तो इंडिपेंडेंट है. तो इंडिपेंडेंट इवेंट में कभी भी ये वाला फॉर्मूला नहीं लगता. ठीक है, ये बात याद रखिए. अगर क्वेश्चन में विद रिप्लेसमेंट का वर्ड लिखा आ गया, इट्स मीन ये इंडिपेंडेंट है. और इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. हमने दोनों की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग सॉल्व करना है. ठीक है जी. तो बड़ा आसान है, कितना मुश्किल नहीं है. एग्जामिनर ने कहा कि हमारे पास बोथ आर रेड, दोनों के दोनों हमारे पास रेड बॉल है, तो कोई मसला नहीं है. 2 बॉल सिलेक्ट करनी है ना, उसने कहा दोनों रेड हो, यानी कि पहले वाली बॉल भी रेड हो, दूसरी वाली बॉल भी रेड हो.
तो इस तरह आपने लिखना है। ये हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हो गया प्रोबेबिलिटी। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करवा रहा हूं आपको, मैं इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला नहीं लिखवा रहा। अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूं तो ये बनेगा। मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन के लिए, आगे की बार हम सिर्फ डायरेक्ट करेंगे क्योंकि एग्जाम में हमें ये लिखना नहीं है, तो इसके ऊपर हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला ही बनता है बोथ आर रेड, पहले वाली भी रेड हो, बोथ का वर्ड आ गया एंड, दूसरे वाली भी रेड हो, रेड एंड रेड। तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड पहले वाली मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड दूसरे वाली। तो देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड। तो देखें मैंने आर आर, ये देखिए आर आर लिखा हुआ है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ आर, तो मैं डायरेक्ट आर आर लिख रहा हूं, यानी कि रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो यहां से हम रेड बॉल की डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। रेड कितनी है 5, टोटल कितने बॉल्स 8, यानी कि टोटल 8 बॉल्स में से रेड आने के चांसेस कितने 5। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 5/8, क्योंकि क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के साथ है। अगर क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के साथ होता है तो एक बॉल जो ड्रॉ की है उसको दोबारा इन कर दूंगा। ये जो एक बॉल ड्रॉ की तो पीछे देखें 8 की बजाय 7 बॉल्स रह गई होंगी। अब उन 7 बॉल जब रह गई होंगी, क्योंकि हमने ये एक बॉल ड्रॉ की, इस ड्रॉन बॉल को जब मैं दोबारा बैग में इन करूंगा, अब 8 के 8 दोबारा पूरी हो जाएंगी और रेड दोबारा से 5 के 5 पूरी हो जाएंगी। तो जब अगली रेड निकालूंगा तो टोटल में फिर 8 रह जाएंगी और रेड फिर से 5 हो जाएंगी। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। तो बोथ आर रेड, तो पहली वाली भी रेड दूसरी वाली भी रेड, ठीक है। तो रेड का आंसर इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा 25/64 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। अच्छा सॉरी, हमारा क्वेश्चन तो ग्रीन के साथ था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, रेड की जगह ग्रीन ग्रीन कर दो। तो समझो हमने एक और क्वेश्चन कर लिया बोथ आर और रेड। अगर बोथ आर रेड होता तो क्या करता 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8। लेकिन क्वेश्चन क्या है बोथ आर ग्रीन, दोनों ग्रीन बॉल्स हो, कोई मसला नहीं है। दोनों ग्रीन बॉल के लिए इधर दोनों ग्रीन, पहली वाली भी ग्रीन दूसरी वाली भी ग्रीन। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8, तो पहली वाली ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/8, दूसरी वाली ग्रीन की प्रोबेबिलिटी भी 3/8, क्योंकि क्वेश्चन विद रिप्लेसमेंट के साथ है, सारी बॉल्स ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएंगे। तो आंसर आ गया 3 3 9/64। ठीक है, तो 9/64, बस डायरेक्ट ये लिख रहे 9/64 ही। तो आंसर आ गया 9/64। तो ये हमारे पास बोथ आर ग्रीन का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह आगे चलते हैं। आगे मैं कह रहा है कि 1 इज रेड, एक रेड हो अदर ग्रीन हो। 1 इज रेड अदर इज ग्रीन के बारे में मैंने कल क्वेश्चन एक करवाया था। 1 इज किंग 1 इज एस अदर इज क्वीन वाला क्वेश्चन याद आया? कहता एक रेड हो एक ग्रीन हो। हमने कहा हो सकता है पहले रेड आ जाए फिर ग्रीन आ जाए, प्लस ये भी तो हो सकता है कि पहले ग्रीन आ जाए बाद में रेड आ जाए, हो सकता है ना। अगर पॉसिबिलिटी है तो लिखो फिर। ठीक है जी। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड की प्रोबेबिलिटी 5/8 है, क्योंकि टोटल 5 रेड है आउट ऑफ 8। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 5/8। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या आई? ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या 3/8, 3/8। ठीक है, प्लस इस ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या 3/8 और रेड की प्रोबेबिलिटी क्या थी 5/8। हमारे पास इसका आंसर आ गया। ठीक है जी। तो इसको कैलकुलेट कर लें और कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर लिख लें, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15/32। आंसर आ जाएगा 15/32, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट बोथ आर रेड। अच्छा, ये मैं बोथ आर रेड बॉल वाला पहले ही करवा चुका था आपको शुरू में। तो बोथ आर रेड में फर्स्ट वाला भी रेड सेकंड वाला भी रेड। तो बोथ आर रेड में पहला भी रेड हो, तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या 5/8। तो रेड की प्रोबेबिलिटी क्या 5/8।
8 मल्टीप्लाई बाई इस वाले रेड की प्रोबेबिलिटी भी 5/8, तो 5/8 5/8 25/64 आंसर आ गया। गॉट इट? सही है जी, समझ आ रही है? एटलीस्ट ये द कीमती वर्ड, जैसे ही एटलीस्ट का वर्ड आ गया, एटमोस्ट का वर्ड आ गया तो मैंने अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये वर्ड सबसे ज्यादा तंग करता है बच्चों को, एटलीस्ट और एटमोस्ट। तो जैसे एटलीस्ट आया तो सबसे पहले एटलीस्ट का उर्दू तर्जमा लिखना है, सबसे पहले उर्दू तर्जमा लिखना है। एटलीस्ट का मतलब क्या? जैसे उर्दू तर्जमा लिख लिया आगे कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसने कहा एटलीस्ट वन इज रेड, एटलीस्ट वन, कम से कम एक रेड हो, कम से कम एक रेड हो। तो उसका उर्दू तर्जमा क्या है कि एक रेड भी हो सकती है प्लस दोनों के दोनों भी रेड हो सकती हैं, दो रेड भी हो सकती हैं। टोटल 2 बॉल्स निकालनी थी तो 2 रेड, अगर 3 बॉल्स निकालनी होती तो मैं 3 रेड तक भी जाता। एटलीस्ट 1 का मतलब 1 रेड भी और 2 के 2 भी रेड्स भी, दोनों के दोनों, क्योंकि 2 बॉल्स ड्रॉ करनी है इसने रेड मैक्सिमम 2 तक जाएगा। अब 1 रेड और 2 रेड का मतलब क्या? ये देखिएगा, 1 रेड का मतलब है, ये देखें, 1 रेड का मतलब है कि अच्छा इस 1 रेड के 2 हिस्से हो जाएंगे, इस 1 रेड के 2 हिस्से हो जाएंगे। देखिएगा जरा, आपने दोबारा हमेशा एग्जाम में समझना है, जैसे 1 रेड आ गया, इस 1 रेड का तर्जुमा अलग है। 1 रेड का क्या मतलब होता है? 1 रेड का मतलब ये होता है, ये वाला 1 इज रेड लिखा हुआ है। हो सकता है 1 रेड में, हो सकता है कैसा हो कि पहले रेड आ जाए फिर ग्रीन आ जाए, हो सकता है 1 रेड में ऐसा हो कि पहले ग्रीन आ जाए फिर रेड आ जाए, लेकिन 2 रेड में पहला वाला भी रेड हो दूसरे वाला भी रेड हो। ये बात समझ लें, ये मैंने कैसे लिखा। सबसे पहले देखें, मैंने सबसे पहले एटलीस्ट को ब्रेक किया, एटलीस्ट का तर्जुमा लिखा। एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम एक रेड हो। हमने कहा कम से कम एक रेड भी हो सकती है, क्योंकि एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम टू मैक्सिमम। तो 1 रेड भी 2 रेड भी। 2 रेड की कोई टेंशन नहीं है, 2 रेड का मतलब पहली भी रेड दूसरी भी रेड की कोई टेंशन नहीं है, टेंशन ये एक रेड की, 1 रेड। अब ये 1 रेड की पॉसिबिलिटीज और बन जाती हैं, हो सकता है कि ये 1 रेड पहले आ जाए ग्रीन बाद में आ जाए, ये भी तो हो सकता है ना कि पहले ग्रीन आ जाए ये रेड बाद में आ जाए। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी 1 रेड के केस में लिखनी है, ये बात याद रखिएगा, वरना क्वेश्चन गलत हो जाना। चले बाकी कहानी आसान है। ये देखें, रेड ग्रीन ग्रीन रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 15/32 है ना, तो डायरेक्ट आप 15/32 लिख सकते हैं यहां पर। और दोनों रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 25/64, वो यहां पे लिख सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अगर हमें इंडिपेंडेंट आता तो हम कैसे करते? हम खुद से सारी पॉसिबिलिटीज लिखते हैं। रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8, तो लिखे यहां पे 5/8, 5/8। ग्रीन की प्रोबेबिलिटी 3/8, प्लस ग्रीन रेड 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8, प्लस दोनों के दोनों रेड हो 5/8 मल्टीप्लाई बाय 5/8। या तो इन सबको कंबाइन सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से डायरेक्ट, और डायरेक्ट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां पर आंसर आ जाएगा। नहीं तो एक और स्टेप कर लें अगर करना चाहे तो 5 3 15, 15/64, ये भी आ गया 15/64 प्लस, और 5 5 25/64। अच्छा डिनोमिनेटर सेम है 64, तो डिनोमिनेटर तो 64 ही आ गया, न्यूमिनेटर में सबको ऐड कर लो, 15 15 30 40 50 54, तो आंसर आ गया 54/64 आंसर। ठीक हो गया? बात समझ आ रही है? उसने कहा नो वन इज रेड बॉल, कोई भी रेड बॉल ना आए, कोई भी रेड बॉल ना आए का मतलब होता है कि सारे के सारी ग्रीन है। ठीक है, नो वन इज रेड बॉल का मतलब कोई भी रेड बॉल नहीं आ रही। अगर कोई भी रेड बॉल नहीं आ रही इसका मतलब सारी सारी बॉल्स कौन सी? ग्रीन। और ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है देखें, बोथ आर ग्रीन, 9/64, 9/64। तो ग्रीन की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3/8, 3/8 इज इक्वल टू 9/64। समझ आ रही बात? द कीमती वर्ड
एट मोस्ट। तो सबसे पहले इसका उर्दू तर्जमा लिखना हमने। एट मोस्ट का मतलब क्या है? एट मोस्ट बोथ आर रेड, कहता कम से कम दोनों के दोनों रेड हों। हमने कहा कि दोनों के दोनों रेड हो सकता है, ये देखें, ये देखें, देखें तर्जमा देखें, चाहिए दो रेड हों। एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम टू मिनिमम, मिनिमम 0 तक। हो सकता है 2 रेड हो सकता है 1 रेड हो, और हो सकता है 0 रेड हो। देखिए एटमोस्ट का तर्जमा चेक करें जरा, समझ आ रही है? एटमोस्ट का मतलब 2 रेड भी, यहां से 1 रेड और यहां से 0 रेड। अच्छा, इन दोनों की कोई टेंशन नहीं है मुझे। 2 रेड का मतलब होता है पहले वाला भी रेड, दूसरे वाला भी रेड। 0 रेड का मतलब होता है ये, 0 रेड का मतलब होता है दोनों ग्रीन है। 0 रेड का मतलब कोई रेड नहीं, कोई रेड नहीं का मतलब दोनों ग्रीन है। मसला ये आ गया इस 1 रेड का। तो देखें 1 रेड के 2 तर्जमा होते हैं, इसकी 2 तर्जमे होते हैं। ये देखें 1 रेड के 2 तर्जमे होते हैं ये वाले, ये देखिएगा, ये 1 रेड का मतलब होता है। तो 1 रेड आ गया, तो हमने कहा हो सकता है कि RG हो जाए, हो सकता है GR हो जाए। सारे आ गए, लिख दो सबको, सबकी प्रोबेबिलिटी लिख दो। तो देखें हमारे पास टोटल ना 2 बॉल्स थी। तो 2 बॉल्स में देखें, यहां पे देखें 0 रेड भी आ गया, 1 रेड भी आ गया, 2 रेड भी आ गया, यानी कि तो ऑल पॉसिबिलिटीज आ गई हैं। ये तो 100% पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी आ गई है, और 100% प्रोबेबिलिटी में आंसर तो 1 आता है। ठीक है जी, तो देखते हैं आंसर क्या आता है। बोथ आर ग्रीन, 8 3/8, 3/8, 3/8 प्लस RG 5/8, 3/8 प्लस GR 3/8, 5/8 प्लस दोनों R की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8, 5/8, 5/8। सही हो गया जी? ठीक है, सब लिख लिया हमने। 3 3 9, 9/64, 5 3 15/64, 3 5 15, 15/64, 5 5 25, तो 25/64। इनको सारों को सम करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आंसर आएगा 64/64। आंसर आ जाएगा 64/64, और आंसर हमारे पास आ गया 1। आंसर आ गया हमारे पास 1 आ गया आंसर। ठीक है जी, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था जो कि हमने इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ करना था। इस क्वेश्चन को जल्दी से देख लें, शाबाश, रिवाइज कर लें। ठीक है जी, कुछ नोट डाउन करना तो वो भी कर लें नोट। अब स्टार्ट करते हैं हमारा मल्टीप्लिकेशन इवेंट, मल्टीप्लिकेशन लॉ का सेकंड इवेंट, दैट इज डिपेंडेंट इवेंट। ये डिपेंडेंट इवेंट क्या है इसके बारे में आज देखते हैं जरा।
डिपेंडेंट इवेंट। मल्टीप्लिकेशन का सेकंड इवेंट इज दैट इज डिपेंडेंट इवेंट। ये डिपेंडेंट इवेंट है क्या? तो डिपेंडेंट इवेंट हर वो इवेंट होता है जो इवेंट किसी न किसी बात पर, किसी न किसी बेस पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, दो दोस्त है, कॉलेज ट्रिप जा रहा था, दो दोस्त हैं, फ्रेंड ए फ्रेंड बी। तो फ्रेंड बी ने कहा कि भाई मेरा अगर फ्रेंड ए ट्रिप पे जाएगा तो मैं ट्रिप पे जाऊंगा, वरना मैं भी ट्रिप पे नहीं जाऊंगा। इट्स मीन क्या फ्रेंड बी का ट्रिप पे जाना उसका इंडिपेंडेंट इवेंट है या वो किसी ना किसी चीज पर डिपेंड कर रहा है? वो जो फ्रेंड बी है वो डिपेंड कर रहा है अपने फ्रेंड ए पर कि अगर फ्रेंड ए बी ट्रिप पे जाएगा तो मैं भी ट्रिप पे जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ये डिपेंडेंट इवेंट हो गया। और कोई एग्जांपल डिपेंडेंट इवेंट की हो जाए? जैसा कि अगर हम पढ़ेंगे तो हम पास होंगे। तो हमारा पास होना किस चीज पर डिपेंड करता है? गेमें खेलने पर, गेम्स खेल के पास हो जाएंगे। हमारा पास होना किस चीज पर डिपेंड करता है? घर में फ्री टाइम या दोस्तों के साथ घूम फिर कर पास हो जाएंगे? नहीं नहीं, पास होने के लिए कंडीशन ये है कि पढ़ना पड़ेगा। हाँ, पास होने के लिए कंडीशन क्या है? पढ़ना पड़ेगा। यानी कि अगर आप पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। तो ये कौन सा इवेंट हो गया? ये भी डिपेंडेंट इवेंट हो गया, क्योंकि आपका पास होना किस चीज पर डिपेंड करता है? आपकी पढ़ाई पर, स्टडी और पर। बात समझ आ गई? तो डिपेंडेंट इवेंट हर वो इवेंट होता है जो किसी ना किसी चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ले लें कि अगर जैसे कि गर्मियां चल रही हैं, स्टूडेंट ने कहा अगर सुबह बहुत गर्मी हुई तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत गर्मी बाहर। ठीक है, इसका मतलब उसका कॉलेज जाना या ना जाना किस चीज पर डिपेंड कर रहा है? सूरज के ऊपर, गर्मी के ऊपर, कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इस वजह से मैंने नहीं जाना। ठीक है, ये भी हो सकता है कि अगर कल बारिश हो जाए, अगर कल बारिश हो गई तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि बारिश में से स्कूल नहीं जाएगा। तो उसका स्कूल जाना या ना जाना किस चीज पे डिपेंड करता है? रेन के ऊपर। ठीक है, तो डिपेंडेंट इवेंट किसी न किसी बात के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि अब पहले ये वाला इवेंट होगा तो फिर, जैसे कि अगर बिल फर्ज करें, हमने ये कहा कि सुबह अगर बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, तो ऑब्वियस बात है अगर सुबह बारिश होगी तो हम कॉलेज नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियस बात यह है कि अगर बारिश नहीं होगी तो हम कॉलेज जाएंगे। अगली बात यह है, अगर बारिश हो जाए तो बताओ हमारे जाने के चांसेस क्या हैं? कि वाकई में हम नहीं जा रहे या कोई चांस बना लेंगे कि हाँ भाई थोड़ी सी बारिश हो रही है हम चले जाएं। तो इसके ऊपर हमने अब बात करनी प्रोबेबिलिटी के ऊपर। ठीक है जी, तो डिपेंडेंट इवेंट किसी ना किसी बात के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। अब इसका फॉर्मूला क्या है डिपेंडेंट इवेंट का? अच्छा, फॉर्मूले में थोड़ी सी वेरिएशन है लेकिन शुरू वाली चीजें सेम है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ये सेम ही है जो कि मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट में भी ये लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसके अगला हिस्सा डिफरेंट है, इससे अगला हिस्सा डिफरेंट है डिपेंडेंट इवेंट में। ठीक, तो वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, ये फॉर्मूला। ठीक, अगला फॉर्मूला सेम फॉर्मूला, सेम ही फॉर्मूला चल रहा, सेम फॉर्मूला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा ये ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी मल्टीप्लीकेशन में लिख लो, बात दोनों का मतलब एक ही होता है, इसलिए मैं दोनों स्टाइल लिख रहा हूं। अगला फॉर्मूला, यहां पर ए पहले आया, यहां पर बी पहले आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए।
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ये दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट के हैं। अवैस दोनों फॉर्मूलाज हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट के हैं। चलिए, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला हो गया कि शुरू हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए शुरू में आ जाए और बी डिवाइडेड बाय ए बाद में आ जाए। तो हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुरू में आ जाए और उसके बाद सॉरी ये थोड़ा सा हो गया, ए डिवाइड बाय बी बाद में आ जाए। हो सकता है कि ए डिवाइडेड बाय बी ये हमारे पास बाद में आ जाए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। क्लियर है? अच्छा, ये इस फॉर्मूले में डिपेंडेंट इवेंट में हमारा नॉर्मली जो फोकस होता है, हो सकता है एग्जामिनर ये कैलकुलेट करवा ले, हो सकता है एग्जामिनर ये कैलकुलेट करवा ले, हो सकता है एग्जामिनर ये कैलकुलेट करवा ले। ठीक है, तो एग्जामिनर की मर्जी होगी वो किसको कैलकुलेट करवाना चाहता है। तो एक एक क्वेश्चन मैं करवाता चले जाऊंगा आपको। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को समझ लें सबसे पहले। ठीक है, इस फॉर्मूले में जो समझने वाली बात है वो इस चीज को समझना है, इसको इसका और इसका दोनों का तर्जमा सेम है। तो मैं एक का तर्जमा लिखवा दूंगा, दूसरे का ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय ए का मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी, इसका तर्जमा प्रोबेबिलिटी बी डिवाइडेड बाय ए, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है इसका कि फाइंड द probability of find the probability of B given that A has already occurred. A has already occurred. याद रखिएगा ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इसका तर्जमा, ये जो मैंने बॉक्स लगाया है, ये जो मैंने बॉक्स लगाया है, इसका तर्जमा ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इस बी को फाइंड करना। याद रखिएगा, ये देखें बी डिवाइड बाय ए जो है ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, बी डिवाइड बाय ए कुछ इस तरह लिखा हुआ है। तो ये जो न्यूमरेटर है, याद रखिएगा हमने सिर्फ इसको फाइंड करना होता है, हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है। ये देखें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो बी कौन है? ये बी है, स्टार वाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये जो लाइन है ना डिवाइड वाली, ये जो डिवाइड वाली लाइन, इसका तर्जुमा क्या है? इस लाइन का तर्जुमा ये है गिवन दैट। इस डिवीजन वाली लाइन का तर्जुमा क्या है? इस डिवीजन वाली लाइन को गिवन दैट कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ? ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। वो कहता है कि भाई ये जो ए है ना, ये तो पहले आ चुका है, ये तो ए पहले आ चुका है। फिर से अगेन करते हैं। प्रोबेबिलिटी बी डिवाइड बाय ए का मतलब होता है मुझे बताओ ये बी के आने के चांसेस क्या हैं, गिवन दैट जब के ये ए पहले आ चुका है, ए पहले आ चुका है। ठीक हो गया? अभी फिलहाल इसको इस तरह समझ लें, अभी इसको थोड़ा सा और आसान कर दूंगा आपके लिए। अब बताएं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइड बाय बी का उर्दू तर्जुमा क्या होगा? ये खुद से लिखें अब आप कहेंगे सर फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। देखें बी पहले आ चुका है, ठीक है नहीं? तो आप ये स्टेटमेंट खुद से लिख लीजिएगा। अब मैं दोबारा इसके ऊपर आ रहा हूं, इसको और समझा रहा हूं भी। ठीक है जी, चलो जी इसको समझते हैं, इसको और इसको एक एग्जांपल से। वो एग्जांपल ये है कि ये ए के लिए कुछ ड्रॉ करने वाला हूं मैं, ए के लिए कुछ ड्रॉ करने वाला हूं।
अज्यूम करें ये हमारे बादल आए हुए हैं, बादल, ठीक है, और यहां पर भी ये बादल आ गए, इसे भी हम छोटे से बादल बना लेते हैं। तो ये वाले बादल यहां पे भी आ गए। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि देखें, बारिश आने के लिए जरूरी है पहले बादल आएंगे, ऐसा थोड़ी है कि पहले बारिश आएगी फिर बादल आएंगे। बिल्कुल आसमान साफ है, उसके बाद पहले बादल आएंगे, बादल जो हैं वो पूरे स्काई को ओवरकास्ट करेंगे, उसके बाद जब बादल छा जाएंगे उसके बाद रेन स्टार्ट होती है। तो हुआ क्या, ये बादल आ चुके, बादल आज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मीन बादल आ गए, ये हमारे पास बादल आने की प्रोबेबिलिटी, बादल आ गए, और यहां पे भी बादल आ गए, ए मीन बादल आ गए। तो वो कह रहा है मुझे बताओ बारिश होने के चांसेस कितने हैं, जबकि ये बादल तो आ चुके हैं। अब इस बी के ऊपर फोकस करना है। उसने कहा कि बारिश होने के चांसेस कितने हैं, बताएं, ये बारिश होने के चांसेस कितने हैं, जबकि बादल तो आ चुके हैं। रेन होने के चांसेस कितने हैं, रेन के ये जो बी है ये मापा रेन है, बताएं इस रेन होने के चांसेस कितने हैं, जबकि बादल तो आ चुके हैं हमारे पास। तो देखें, सबसे पहले बादल आएंगे, उसके बाद रेन हम बताएंगे। तो याद रखिएगा ये जो न्यूमरेटर होते हैं ना, ये वाला बी, हमें इसको फाइंड करना होता है। हमने कहा देखें आसमान पर बादल तो आ गए, हो सकता है बादल बारिश बरसाए बगैर ही चले जाएं और हम देखते रह जाएं। हम तो बारिश का इंतजार कर रहे थे, हमने ऐप में देखा, हमने कहा आज तो रेन होनी है, और वाकई बादल आए, लेकिन बादल चले गए, हम तो देखते ही रह गए। और लिखा भी हुआ था कि आज बारिश होने के चांसेस 60% हैं। हमने कहा बहुत अच्छे 60% है, यहां पे तो एक ड्रॉप भी नहीं गिरा। ठीक है, तो बादल तो आ गए, बादल तो आ चुके हैं आसमान में। अब बताओ बारिश होगी या नहीं होगी, इसके चांसेस कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखें, तो ऑब्वियस बात है कि रेन, बारिश के लिए किस चीज का होना जरूरी है, बारिश तब होगी अगर बादल आएंगे। इट्स मीन रेन के लिए, बारिश के लिए एक कंडीशन लगी। वो कंडीशन क्या है कि बारिश के लिए बादल का आना जरूरी है। तो इस वजह से ये जो हमारा डिपेंडेंट इवेंट होता है, इस डिपेंडेंट इवेंट को हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। हम इस अपने डिपेंडेंट इवेंट को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। क्योंकि इसमें कंडीशन लग रही होती है कि बारिश तब होगी जब बादल आएंगे। अगर बादल ही नहीं आ रहे, अगर ये कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, अगर ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही नहीं आ रहा, ये बादल वाली कंडीशन ही नहीं पूरी हो रही, तो बताओ बारिश का कोई सवाल पैदा होता है। हम कहेंगे नहीं भाई ये तो इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सूरज चमक रहा हो, बिल्कुल सूरज चमक रहा है, और मैं ये कहूं कि हाँ भाई अपने दोस्त से पूछो बता बारिश आने के चांसेस क्या है, वो मुझे एक रख के देगा, क्योंकि भाई बादल नजर आ रहे हैं तुझे। अब सूरज थोड़ी रेन बरसाएगा, तो सूरज का काम बारिश बरसाना नहीं है। तो होगा क्या, बारिश आने के लिए जरूरी यह है कि बादलों का होना। तो ये बात याद रखिएगा कि जब तक ये कंडीशन पूरी नहीं होगी हम इस बी को फाइंड नहीं कर सकते। दूसरी बात ये, हमने इस बी को फाइंड करना है, ये मत भूलिएगा, ये मत भूलिएगा कि हमारा सारा फोकस इस बी के ऊपर होता है। अब क्योंकि क्वेश्चन भी ये कह रहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, देखें क्वेश्चन भी ये कह रहा है, यानी कि सारा सिनेरियो ये कह रहा है कि मुझे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मुझे इस बी को बताओ। इस लाइन का मतलब होता है गिवन दैट। तो जब भी क्वेश्चन में आपको वर्ड नजर आ जाए गिवन दैट, जब भी क्वेश्चन में नजर आ जाए गिवन दैट, इसका मतलब यह है कि आपने ये फाइंड करना है, या तो बी ओवर ए फाइंड करना होगा, या तो अपने ए ओवर बी फाइंड करना होगा। गिवन दैट का वर्ड इंडिकेट करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर।
और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में या तो बी ओवर ए आएगा या तो ए ओवर बी आएगा। यहां तक क्लियर होगी कि डिपेंडेंट इवेंट होता है क्या, एग्जाम्पल भी समझ लगी आपको, ठीक है नी। तो अभी इसका क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। इसका मतलब यही है, अब यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, इसको बादल कर लो, इसको बादल कर लो और ए को रेन बना लो, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। या इस तरह कर लो कि हमने पढ़ाई की, बताओ अब पास होने के चांसेस क्या हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में हमने स्टडी और किया, हमने इतनी देर पढ़ा, और बी में भी हमने इतनी देर पढ़ा, बताओ पास होने के चांसेस क्या हैं। इस तरह भी हो सकता है, ठीक है जी। अभी क्या क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन वही वाला है जो मैंने आपको इंडिपेंडेंट इवेंट में क्वेश्चन लिखवाया था, मैं सेम क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ताकि कंट्रास्ट में जरा हमारी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है जी। सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने इंडिपेंडेंट इवेंट में लिखवाया था। क्वेश्चन मैं दोबारा लिख देता हूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन ये है कि from a pack of 52 कार्ड्स, अच्छा पैक में कई बार वो डेक भी यूज कर लेता होता है, बात एक ही है। फ्रॉम अ पैक ऑफ या डेक ऑफ 52 कार्ड्स, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन at random with replacement, नहीं, अब आएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, हमने कहा फ्रॉम अ पैक का 52 कार्ड, 52 कार्ड में से 2 कार्ड ड्रॉ करो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। देखें याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट इवेंट विद रिप्लेसमेंट के साथ होता है, और ये डिपेंडेंट इवेंट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ होता है। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब रेपिटेशन नॉट अलाउड। रेपिटेशन नॉट अलाउड, कि रेपिटेशन अलाउड नहीं है, रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन अलाउड नहीं है विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब, ठीक है। क्वेश्चन ये है, नंबर 1 इज, वही सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले बोथ आर किंग, के दोनों कार्ड किंग के हों। उसके बाद ये है बोथ आर किंग के बाद 1 इज एस अदर इज क्वीन, यही था ना, कि 1 is ace and other is queen, ठीक है। और थर्ड में हमारे पास आ गया था कि फर्स्ट इज एस, फर्स्ट इज एस एंड सेकंड इज कोइन, ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास। अब इन तीनों क्वेश्चन को जरा ध्यान से आपने देखना है, ठीक है जी। अच्छा जी, सबसे पहले बोथ आर किंग। अब सेम क्वेश्चन है, कोई चेंजिंग नहीं आई सवाए इस वर्ड के। इंडिपेंडेंट में मैंने विद रिप्लेसमेंट में लिखा था,
क्योंकि अब मैं डिपेंडेंट इवेंट करवा रहा हूं, डिपेंडेंट इवेंट में विद रिप्लेसमेंट नहीं होता, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। तो जैसे मैंने विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा तो हमने कहा बोथ आर किंग है, और ये दोनों क्वेश्चन हम कर रहे हैं WOR विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ। उसने कहा बोथ आर किंग, यानी कि देखिएगा प्लीज देखिएगा, पहले वाला भी किंग हो, दूसरे वाला भी किंग हो, दोनों किंग हो। तो फर्स्ट किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या? आपको पता है कि टोटल 52 कार्ड्स हैं। 52 कार्ड्स में से किंग कितने होते हैं? आपके साथ 4 किंग होते हैं। तो फर्स्ट किंग के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/52। अब खुद बताएं मुझे, मैंने बिल्कुल ये बताना नहीं है, बताएं सेकंड किंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? बताएं जरा, शाबाश, कैलकुलेट करें खुद से। सेकंड किंग की प्रोबेबिलिटी भी 4/52 होगी। बिल्कुल, सेकंड किंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/52 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि क्वेश्चन आपके सर, क्वेश्चन तो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है, क्वेश्चन तो विदाउट रिप्लेसमेंट के साथ है। यानी कि इसका मतलब क्या? अगर एक किंग एक बार ड्रॉ हो गया, उसने दोबारा इन नहीं होना। इट्स मीन मेरे पास 4 किंग थे, ये देखिएगा मेरे पास 4 किंग थे। मेरे पास 4 किंग थे, 1 2 3 4। जब पहला वाला मैंने किंग ड्रॉ किया, ये चारों के चारों मेरे पास अवेलेबल थे, तो चारों के चारों यहां पे आ सकते हैं आउट ऑफ 52। अब हुआ क्या? एक किंग ड्रॉ कर चुका, तो ये किंग तो गेम से निकल गया। पीछे देखा किंग कितने रह गए? कितने किंग रह गए? 3। तो अब 4 किंग नहीं आ सकते, अब 3 किंग आ सकते हैं। और देखो एक कार्ड भी तो निकल गया, अब 52 कार्ड नहीं रह गए, एक कार्ड कम होकर 51 कार्ड रह गए हैं। तो बोथ आर किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा, करें शाबाश सॉल्व आप भी। आंसर आ गया 1 डिवाइड बाय 221। आंसर आ गया 1 डिवाइडेड बाय 221। ये आंसर आ गया बोथ आर किंग का। यहां से आपको एक और तरीका सिखाता हूं, यही 1221 1 डिवाइड बाय 221 को फाइंड करने का एक और तरीका सिखाता हूं, जो कि कंपैरेटिवली क्या लोग थोड़ा सा ऐसे आसान है, मतलब आसान लगता है। ठीक है जी, वो है क्या? देखें क्वेश्चन किससे आ गया? विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि रेपिटेशन नॉट अलाउड। और याद है कि हमने ये एग्री किया हुआ है कि कॉम्बिनेशन और परमुटेशन रेपिटेशन नॉट अलाउड हो तो वहां पर अप्लाई हो जाता है, वहां पर अप्लाई हो जाता है ना। अगर क्वेश्चन रेपिटेशन नॉट अलाउड से है तो रेपिटेशन नॉट, देखें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन कब अप्लाई होता है? सबसे पहले कंडीशन ये थी कि रेपिटेशन नॉट अलाउड हो। रेपिटेशन नॉट अलाउड में परमुटेशन भी लग जाता है, कॉम्बिनेशन भी लग जाता है। अगला क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन कब लगेगा? हम कहेंगे जब ऑर्डर मैटर नहीं करता। फिर कहेंगे परमुटेशन कब लगता है? हम कहेंगे जब ऑर्डर मैटर करता है तो परमुटेशन लगता है। फिर हमने कहा परमुटेशन कब लगता है? हमने कहा उसके लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए, रेपिटेशन नॉट अलाउड होना चाहिए, ऑर्डर मैटर करना चाहिए, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर हमने कहा कॉम्बिनेशन कब लगता है? आपने कहा सर सबसे पहले रेपिटेशन नॉट अलाउड होना चाहिए, उसके बाद ऑर्डर मैटर नहीं करना चाहिए और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है जी, सॉरी, परमुटेशन के लिए रेपिटेशन नॉट अलाउड, उसके बाद ऑर्डर मैटर करता हो और आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हो। ठीक है, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स जो है ये है कॉम्बिनेशन के लिए। तो परमुटेशन के लिए रेपिटेशन नॉट अलाउड हो गया, ऑर्डर मैटर करना हो गया और डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए। ये 3 चीजें परमुटेशन के लिए। और कॉम्बिनेशन के लिए नंबर 1 इज रेपिटेशन नॉट अलाउड होना चाहिए, ऑर्डर डजंट मैटर होना चाहिए, ऑर्डर नहीं मैटर करना चाहिए, और कॉम्बिनेशन के लिए हमारे पास आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, सेम ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ठीक है, अगर सेम ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ऑर्डर मैटर हमारे लिए नहीं करेगा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर थोड़ा ऑर्डर मैटर कर रहा होता है। तो हमने कहा विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया। ठीक है जी, तो अब हम इसको कॉम्बिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं यहां पे लगाने जा रहा हूं इसका सेकंड वर्जन, कॉम्बिनेशन। और ठीक, पहले थोड़ा सा डायरेक्ट सिखाता हूं, फिर थोड़ी सी सीक्वेंस से सिखाऊंगा। ठीक है जी। तो अब उसने कहा कि बोथ आर किंग
दोनों के दोनों किंग होने चाहिए, दोनों के दोनों किंग कार्ड होने चाहिए। एक तो ये या तो स्केच बना लो, स्केच बनाकर सॉल्व कर लो, दूसरा ये तो या तो डायरेक्ट सॉल्व कर लो, मर्जी आपकी। तो सबसे पहले मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं, फिर स्केच बनाकर सॉल्व करूंगा। हमने कहा कि दोनों के दोनों किंग होने चाहिए। अब मुझे बताएं टोटल किंग कितने होते हैं? टोटल 4 किंग होते हैं, ऐसी है। उस 4 किंग में से कॉम्बिनेशन लगेगा, कितने किंग चाहिए? 2 किंग चाहिए। दिस इज माय फेवरेबल आउटकम। और टोटल आउटकम बनाना है। टोटल आउटकम में टोटल कार्ड कितने हैं? कार्ड 52, तो 52 सी सिलेक्ट करने करें 2, तो देखिएगा इसको सॉल्व करें, आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 to 1। ये आंसर इसका भी सेम आंसर आ जाए। आपकी मर्जी है कि इससे सॉल्व कर ले या इसे सॉल्व। अब यह ना आपको ये लग रहा होगा आसान कि सर ये वाला ज्यादा आसान, ये पता नहीं क्या हो गया। कुछ अरसे बाद आप कहेंगे सर ये मुश्किल हो गई, ये आसान हो गया। तो ये किस जगह पर आपने कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ये क्वेश्चन की नेचर बताएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में जरा ये कॉम्बिनेशन जो हैं हैवी हो जाएंगे, उसमें फिर आपको ये जरा आसान लगेगा। ये मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। अब मैं इसका जरा स्केच बनाने लगा। अब स्केच बनाऊंगा, आपको और अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी आपकी। हमने कहा स्केच ये है कि हमें या तो किंग चाहिए, और इसको ये किंग कार्ड हो गया, ये अदर कार्ड हो गया, और यहां पे टोटल कार्ड्स हो गए, ठीक हो गया। हमने कहा टोटल कार्ड्स तो 52 होते हैं, उस 52 में से 4 किंग होते हैं, तो अदर कितने हुए? 48। कार्ड टू बी सिलेक्टेड, कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं? 2 कार्ड सिलेक्ट करने हैं। और किस तरतीब से सिलेक्ट करने हैं? हमने कहा ये दोनों के दोनों कौन से होने चाहिए? किंग होने चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों किंग में से आ रहे हैं, बताओ अदर में से कोई कार्ड आ रहा होगा? हमने कहा नहीं, अदर में से कोई कार्ड नहीं आ रहा होगा। तो देखो यही मैंने ये लिखा है, चेक करो। जैसे कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन क्वेश्चन करवाया था, 4C2 ये आ गया 4C2। क्योंकि ये 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लिख लें, कोई टेंशन नहीं है। 4C2 कॉम्बिनेशन पूरा करने के मल्टीप्लाई बाय 48C0, 48C0 1 होता है, तो बेशक इसको ना लिखें। तो देखें 4C2 ये आ गया, मल्टीप्लाई बाय 48C0 ये आ गया, और ये बन गया ऊपर सारा फेवरेबल आउटकम, जो नंबर ऑफ वेज होती है हमारे। अब इसको डिवाइड करना टोटल आउटकम से, ये टोटल आउटकम से 52C2, तो 52C2 ये आ गया, और हमारा आंसर देखें वो वाला मैच करके। वैसे समझ आई? ठीक। अब ये देखते हैं, 1 is ace अदर इज क्वीन। सॉल्व करते हैं, देखें 1 is ace का तर्जमा क्या है? हो सकता है कि पहले एस आ जाए फिर क्वीन आ जाए, हो सकता है कि पहले क्वीन आ जाए फिर एस आ जाए। बताएं एस कितने हैं? आपके सर 4 एस होते हैं, तो 4/52। अब एक एस वाला कार्ड निकल चुका, पीछे कार्ड कितने रह गए? 51। बताएं क्वींस कितनी हैं? हमने कहा क्वींस तो 4 ही हैं सर, अभी तो क्वीन तो आई कोई नहीं, तो एस आया, तो आंसर क्या आ गया? ये वाला आ गया, ठीक है। 2 ऑप्शन है, या तो क्योंकि इसने सेम रिपीट होना है, इसको या तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आंसर आ जाएगा, या तो कोई नहीं, इसका अलग से आप बना लो, प्लस क्वींस की प्रोबेबिलिटी 4/52। एक क्वीन का कार्ड निकल चुका, पीछे कार्ड कितने रह गए? 51। लेकिन एस अभी तक कोई भी नहीं आया, तो एस कितने पड़े हुए अभी कार्ड में? 4 के 4 एस पड़े हुए, तो 4/51। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको लिख लेते हैं, कैलकुलेट कर लें जरा, इसका आंसर कहते हैं। आंसर आता है 8/663। आंसर आता है, इधर लिख लें, आंसर आता है 8/663। ये हमारे पास आंसर आता है। आंसर तो आ गया। आपके सर यहाँ पे ना आपने इसको कॉम्बिनेशन से जरा करवाया, जरा ये वाला भी तो कॉम्बिनेशन से करवा दें, जरा हमें थोड़ा सा और आसानी हो जाए। तो इसको देखते हैं कॉम्बिनेशन से कैसे करना है, बड़ा आसान। उसने कहा कि एक एस हो एक क्वीन हो, बस इसको फोकस करना है। आपने कहना सर 4 एस में से एक एस आ गया, ये एस लिख रहा हूं, मल्टीप्लाई बाय ये एस है, और एक अब क्वीन लिखूंगा, 4 क्वीन में से एक क्वीन आ जाए। दिस इज माय फेवरेबल आउटकम। टोटल आउटकम बनाने के लिए 52C2 जैसे ही ये करेंगे आप, तो हमारे पास आंसर ये वाला ही बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला आएगा, 8/663 आंसर। कितना आसान, देखिए यहां पे कितना आसान, मिनट में आंसर आ गया।
आपके सर आपने ये वाला स्केच नहीं बनाया है, सर आपने ये वाला स्केच नहीं बनाया, प्लीज ये वाला स्केच भी बना दें जरा ताकि हमें पता चल जाए। तो ये वाले स्केच के लिए आप इस तरह कर लें, ये देखिएगा इस वाले स्केच के लिए इस तरह कर लें आप। हमें क्या चाहिए, एस क्वीन, तो यहां पे लिख लें एस, ये क्वीन। अच्छा इसकी जरूरत नहीं है, ये सी अभी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए, जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाएंगे आपने ये चीजें नहीं लिखनी है, टाइम जाया हो रहा है इससे हमारा, ठीक है। ये अभी क्योंकि हम समझ रहे हैं इसलिए अभी हम लिख लेते हैं। एस कितने होते हैं, अगर सर 4 एस 4, ओहो अदर तो रह गया, 4 एस 4 क्वीन, और यहां पे फिर अदर कार्ड 4 4 ये हो गए, तो 52 में से 8 निकाल दो, कितने रह गए 44 अदर रह गए, और टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं। और हमें कितने कार्ड सिलेक्ट करने हैं, 2। कहते हैं 2 कार्ड इस तरह सिलेक्ट करने हैं कि एक एस में से आए और एक क्वीन में से आए। तो देखिए क्या बन गया, 4C1 ये लिखा हुआ 4C1, फिर 4C1 ये लिखा हुआ 4C1। 44C0 है वो लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 44C0 ने 1 होता है, हम नहीं लिखते। लिखना चाहो लिख लो, क्योंकि 44C0 ने 1 बनना है, मतलब 40, अगर मैं यहां पे ये लिख दूं 44C0, इसने 1 आना है, बेशक ना लिखो इसकी जरूरत नहीं है। और टोटल में 52C2, ये 52C2 लिखा, आंसर ही वाला यहां पर आ जाए। फर्स्ट इज एस। अच्छा यहां पर सिर्फ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले में सिर्फ ए क्यू आएगा, इस तरह नहीं आएगा ए क्यू प्लस क्यू, इस तरह नहीं आएगा, क्योंकि मैं फॉर्मूला ये वाला करवा रहा हूं इंडिपेंडेंट इवेंट के थ्रू। बेसिक फॉर्मूला जब ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ये बेसिक काउंटिंग मेथड वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं और ये कॉम्बिनेशन वाला लगा रहा हूं, ठीक है जी। क्वेश्चन 3 में कह रहा है फर्स्ट एज सेकंड क्वीन, फर्स्ट एज सेकंड क्वीन, बस। क्योंकि देखें उसने अब हमें कंडीशन लगा दी कि पहले एज चाहिए, बस। अब ऐसा नहीं होगा ए क्यू प्लस क्यू है, उसने कहा फर्स्ट एज फर्स्ट में चाहिए, सेकंड में क्या चाहिए, क्वीन चाहिए। हमने कहा बस ठीक, आंसर फाइंड कर लेते हैं। एज कितना 4 बाय, एक एज चलेगा, कार्ड 51 रह गए, आंसर इज, सॉल्व कर लेते हैं इसकी तरह, इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर क्या आता है। आंसर आता है 4 over 663, आंसर इसका आता है 4 over 663। आपके साथ ये तो आपने बेसिक काउंटिंग मेथड से करवा दिया, जरा कॉम्बिनेशन तो लगा दें। तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन नहीं लगना, देखिए यहाँ पे सी सी लग रहा था ना, सी कॉम्बिनेशन, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं लगना, क्यों, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा था। हो सकता है ए क्यू आ जाए, हो सकता है क्यू ए आ जाए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, यहाँ पे ऑर्डर मैटर कर रहा है, हमें एज फर्स्ट में चाहिए। अगर ऑर्डर मैटर कर रहा है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे परम्यूटेशन अप्लाई करेंगे। तो अच्छा लिखना मैंने यही स्टाइल है, लेकिन सी के जगह पी आ जाएगा, बस देखिएगा। एस 4 होते हैं, उसमें से एक एस चाहिए ना, तो 4P1, ये P क्यों लगाया, इस फर्स्ट एस की वजह से, क्योंकि उसने क्या कर दिया, ऑर्डर मैटर कर दिया। 4P1, फिर क्वीन कितनी 4, उसमें से भी एक क्वीन, फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम में 52P2, आंसर एग्जैक्ट ये आ गया 4 over 663। तो आपकी चॉइस हुआ करेगी कि आपने बेसिक काउंटिंग मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, या कॉम्बिनेशन या परम्यूटेशन से आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ये आपकी चॉइस हुआ करेगी। तो ये हमारा डिपेंडेंट इवेंट था, ठीक है, और पहले हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट था, ठीक है। अब इन दोनों इवेंट्स को ना अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। बाकी फर्दर इंशाल्लाह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं वो कल से इंशाल्लाह हम इसके स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।